हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक लोडिंग। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमारा था कॉन्सेप्ट 4 दैट इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिक लोडिंग। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक लोडिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोडिंग है डायनामिक, और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब डायनामिक लोडिंग में हम क्या पढ़ेंगे आज, इम्पैक्ट लोडिंग देखेंगे। तो आज वाला लेक्चर इम्पैक्ट लोडिंग पे होगा और नेक्स्ट बनाएंगे फटीग लोडिंग पर, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं एसएससी जेईएन में, गेट में, ईएस में, सब जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद फटीग लोडिंग देखेंगे। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं डायनामिक लोडिंग। क्लियर? डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग एक्चुअल में है क्या? डायनामिक लोडिंग तुम्हें इससे पता चल रहा होगा, इस वर्ड से। ठीक है, डायनामिक वर्ड। डायनामिक वर्ड क्या होता है? डायनामिक, हम किसी इंसान को बोलते हैं अरे क्या डायनामिक पर्सनालिटी है, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो डायनामिक मतलब क्या यार, एनर्जेटिक है, फोर्सफुल आदमी है एकदम, क्या पर्सनालिटी है, डायनामिक, एनर्जी है, उथल पुथल वाला आदमी है। ठीक है, शांत नहीं बैठता, क्वाइट नहीं बैठता, चुपचाप, एनर्जी बहुत है, तो इसी को डायनामिक बोलते हैं, डायनामिक पर्सनालिटी। और वहीं से इस डायनामिक लोडिंग को नाम दिया है। क्लियर? तो डायनामिक लोडिंग नाम वहीं से उठा है हमारे पास। तो हमेशा नाम पर जाओ, नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ का नाम के पीछे कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, तो तुम्हें नाम हमेशा पता होना चाहिए। तो नाम के बेसिस पे तुम कोई भी टॉपिक को अपने आप अंदर रिकॉल कर सकते हो। तुम्हें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता चल गया डायनामिक, डायनामिक मतलब डायनामिक आदमी, बस। तो डायनामिक लोडिंग, डायनामिक लोडिंग, तो जो एनर्जेटिक आदमी है वो खतरनाक होता है। तो स्टैटिक लोडिंग लास्ट टर्म पे पढ़ा था हमने, तो स्टैटिक में एनर्जेटिक है नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा, तो बैठा रहेगा चुपचाप, तो वो स्टैटिक में आ जाएगा। तो स्टैटिक लोडिंग इज नॉट डेंजरस, बट डायनामिक लोडिंग बहुत ही खतरनाक लोडिंग है, इट इज़ वेरी डेंजरस। क्लियर? तो ये दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी की टर्म हम लेके चलते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम स्टैटिक लोडिंग में हमेशा कम रखते हैं, डायनामिक लोडिंग में हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर? तो डायनामिक लोडिंग हमने दो तरह से क्लासीफाई किया था। तुमने अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा हो, क्लासिफिकेशन ऑफ लोडिंग वाला, तो एक इसमें हमने इम्पैक्ट लोडिंग बताया था और एक हमने बताया था इसमें फटीग लोडिंग। डायनामिक लोडिंग को दो तरह से क्लासिफाई किया था, एक इम्पैक्ट लोडिंग, इम्पैक्ट लोडिंग को शॉक लोडिंग भी बोलते हैं, शॉक, SHOCK, शॉक। इम्पैक्ट लोडिंग को हम शॉक लोडिंग भी बोलते हैं, शॉक। शॉक मतलब झटका। तो शॉक से ध्यान रख लो, तुम्हें इम्पैक्ट से समझ नहीं आ रहा। शॉक मतलब झटका, तो जिस लोडिंग में झटका आएगा, जर्क आएगा, झटका आएगा, वो इम्पैक्ट लोडिंग है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू है, फटीग को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट लोडिंग और शॉक लोडिंग। क्लियर? तो इम्पैक्ट लोडिंग देखते हैं हम। घबराना नहीं है बिल्कुल, सब कुछ बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, एवरीथिंग। ठीक है, बस मोटिवेटेड रहो। इम्पैक्ट लोडिंग देखो, इम्पैक्ट लोडिंग होता क्या है एक्चुअल में, इस पे आज बात करते हैं अपन, मजा आएगा इस पे, इम्पैक्ट लोडिंग पे। ठीक है, इम्पैक्ट लोडिंग एक्चुअल में है क्या? इम्पैक्ट लोडिंग ऐसा लोड है जो तुम्हारे ऊपर रोज लगता है। पहली बात तो डेली लाइफ का लोड है, इम्पैक्ट लोडिंग हमारे ऊपर रोज लगता है। अब इम्पैक्ट लोडिंग होता क्या है? इम्पैक्ट लोडिंग वो लोडिंग है जो बहुत थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, लेकिन लोड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? अब इसको समझो एक एग्जाम्पल से। एक्सीडेंट सबका हुआ है ऑलमोस्ट, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक्सीडेंट किसका एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट लोड का। ठीक है, अब कैसे समझेंगे उसको? एक्सीडेंट होता क्यों है? एक्सीडेंट इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। हमारा ब्रेन अगर काम करता तो हम एक्सीडेंट बचा लेते ना, रोक लेते एक्सीडेंट को। गाड़ी की स्पीड इतनी है, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया बिल्कुल, और हमारी गाड़ी किसी गाड़ी में जाके भिड़ गई, ठुक गई, कोलिजन हो गया। तो जब गाड़ी टकराई तो पूरी गाड़ी क्या हो गई? क्रश हो गई, पूरी गाड़ी हमारी खत्म हो गई।
और लोड का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई और हमारे पास टाइम इंटरवल इतना कम है कि हमारे ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। मतलब टाइम इतना कम था कि हमारा ब्रेन कुछ सोच नहीं सका, एक्सीडेंट बचा ले हम, और जब भिड़ी गाड़ी तो पूरी गाड़ी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो लोड का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा और टाइम इंटरवल इतना कम, इसी को इम्पैक्ट लोड का नाम दिया। क्लियर? तो इम्पैक्ट लोड में समझ में आया। एक्सीडेंट से तुम ध्यान रख सकते हो इम्पैक्ट लोड को, टाइम इंटरवल बहुत कम, लोड का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा, दिस इज द इम्पैक्ट लोड। मतलब इम्पैक्ट लोड वो लोड है जो थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है हमेशा। क्लियर? तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में। किसी ने, तुम्हारे फ्रेंड ने थप्पड़ मार दिया, घर पे किसी ने थप्पड़ मार दिया, पुलिस ने लाठी मार दी, तो ये सब इम्पैक्ट लोड है। तो इम्पैक्ट लोड का ग्राफ देखो सबसे पहले कि है क्या एक्चुअल में, कैसे एक्ट कर रहा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे हमने किया था? इम्पैक्ट लोड का क्लासिफिकेशन हमने टाइम के बेसिस पे किया था। तो किसका ग्राफ देखेंगे हम? लोड वर्सेस टाइम। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम की एक्सिस, वर्टिकल पे लोड की एक्सिस। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, ये स्ट्रेट लाइन आ गई और इसके बाद क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, उसका ग्राफ ऐसे जा रहा था, इंपैक्ट लोड का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ दोनों के सिमिलर से दिख रहे हैं हमें, दोनों एक टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट क्या आंसर देते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में कि उसको स्टैटिक लोड में क्यों रखा? क्योंकि वो एक टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जाते हैं। ये गलत आंसर है। इमीडिएट वो क्या बना देगा? इसका ग्राफ बना देगा तुम्हारे सामने, फिर पूछेगा ये भी तो कांस्टेंट हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ आंसर। वहां मैंने डिस्कस किया ग्रेजुअली अप्लाइड लोड बहुत अच्छे से कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इंपैक्ट लोड में क्या हो रहा है देखो, यहां से लोड गया एकदम से बड़ा और ये इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हुआ पी मैक्स, ठीक है। यहां से लोड एकदम से बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया, एकदम से बढ़ा, ये इसका मैक्सिमम लोड का मैग्नीट्यूड हुआ। अब यहां पर हम देखते हैं, ये देखो, ये तो हो गया डेल टी और ये क्या हो गया? डेल पी। मतलब यहां थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम में इसका लोड का मैग्नीट्यूड देखो कितना ज्यादा है, दिख रहा है? थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम में, ये देखो, थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम में लोड का मैग्नीट्यूड देखो कितना ज्यादा है, ये पूरा लोड का मैग्नीट्यूड है। तो मतलब थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम में क्या है, बहुत ज्यादा लोड एक्ट कर गया, उसको इंपैक्ट लोड बोला हमने। तो यहां पे एक्चुअल में क्या हो गया, जो रेट हो गई, रेट ऑफ वेरिएशन जो हो गई लोड की, वो क्या हो गई? रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड इज वेरी हाई। जबकि ग्रेजुअली में ऐसा नहीं था, ग्रेजुअली में रेट बहुत लो था, इसलिए वो स्टार्टिंग में रखा हमने। लेकिन यह रेट ऑफ वेरिएशन लोड का क्या है, बहुत ज्यादा है, उसी को इंपैक्ट लोड बोलेंगे। मतलब टाइम के साथ लोड बहुत ही तेजी से वेरी करेगा। क्लियर? गाड़ियां भिड़ गई तो ये मैग्नीट्यूड ऐसे बढ़ गया और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि भिड़ने के बाद तो लोड कांस्टेंट हो गया ना, एक बार टकरा गई वो, उसके बाद तो एकदम कांस्टेंट हो गया लोड, लेकिन एकदम से राइज करेगा जब वो भिड़ेगी, ठीक है। तो ये इंपैक्ट लोड के बारे में अपन ने देख लिया, ये इंपैक्ट लोड है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, अभी बताते हैं और। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है और वो काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है, कि इंपैक्ट लोड और सडनली अप्लाइड लोड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब एक तो हमने पढ़ लिया इंपैक्ट लोड, एक तो इंपैक्ट लोड हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये सडनली अप्लाइड लोड क्या होता है, और स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसका आंसर सडनली अप्लाइड लोड का कि ये दोनों सेम होते हैं। मतलब इंटरव्यू में या एग्जाम में, एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है सडनली अप्लाइड लोड और इंपैक्ट लोड। यहां से काफी क्वेश्चंस जेई में आए, एसएससी जेई में, ईएस में, गेट में, सब जगह पूछे। ठीक है, सडनली अप्लाइड लोड और इंपैक्ट लोड में क्या डिफरेंस है, ये इंटरव्यू में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुम्हारे से जनरल लाइफ में भी कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्लियर? तो इसमें हम मेजर डिफरेंस देखेंगे। तो जनरली स्टूडेंट्स बोल देते कि दोनों लोड सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। इन दोनों में क्या है डिफरेंस वो अपन देखते हैं आज। ठीक है,
तो ये देखो, ये अपनी बिल्डिंग है, इसको बोल देते हैं अपनी बिल्डिंग। क्लियर? मतलब ये बिल्डिंग है अपनी। अब इस बिल्डिंग की क्या है, सबसे ऊपर वाली टॉप फ्लोर है छत, ये छत है इस बिल्डिंग की ये। अब हाथी तो जानते हो सब, एलिफेंट, हाथी को क्या करा, एक हाथी लिया यहाँ पे एलिफेंट, ये एलिफेंट है, इसको हमने क्या किया, एलिफेंट को हमने हेलीकॉप्टर में उठाया, एलिफेंट को हेलीकॉप्टर में उठाया और आसमान में ले गए, और यहां से इसको क्या करा, इस बिल्डिंग की छत पे फेंक दिया। तो कितनी हाइट से फेंका, एच हाइट से। हाथी को हेलीकॉप्टर में उठाया और आसमान में ले गए और बिल्डिंग की छत पे फेंक दिया एच हाइट से। एच हाइट से फेंका तो उसकी, उसमें हाथी की क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, हाथी की काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, एच हाइट से फेंका तो। क्लियर? तो जहां काइनेटिक एनर्जी है वो इंपैक्ट लोड होगा, ये हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, ये इंपैक्ट लोड है। इंपैक्ट लोड मतलब काइनेटिक एनर्जी होनी मस्ट है, जरूरी है। इंपैक्ट लोड मतलब काइनेटिक एनर्जी मस्ट। क्लियर? तो अब देख लो सारे एग्जांपल इंपैक्ट लोड के। पुलिस वाला लाठी मार रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई थप्पड़ मार रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। एक्सीडेंट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। तुम्हारे ऊपर डेली लगता है इंपैक्ट लोड, तुम बाहर निकलते हो, डस्ट के पार्टिकल्स आके लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल है। जहां काइनेटिक एनर्जी है जहां पर वो इंपैक्ट लोड होगा। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, सडनली अप्लाइड लोड। वापस से क्या किया, इस हाथी को उठाया यहां से, इस हाथी को वापस उठाया, एलिफेंट को वापस उठाया हेलीकॉप्टर में और ले जाके क्या कर दिया, रख दिया, ले जाके जेंटली प्लेस कर दिया बिल्डिंग की छत पे। जेंटली प्लेस कर दिया बिल्डिंग की छत पे हमने, तो यहां पे हाइट क्या हो गई, हाइट टेंड्स टू 0 और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 मतलब ऑलमोस्ट 0 के बराबर। ठीक है, पूरी 0 नहीं, ऑलमोस्ट 0। तो यहां पर ये दोनों 0 के बराबर हो गई, यहां पर ये ऐसा नहीं है। तो इस लोड को हमने बोला सडनली अप्लाइड लोड, ये सडनली अप्लाइड लोड है। तो सडनली अप्लाइड लोड क्या हुआ, एकदम से खूब सारा लोड रख दिया हमने। ठीक है, एक हमने पढ़ा था ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कैसे लगता है, हमेशा इंस्टॉलमेंट में लगता है, जैसे ईएमआई भरते हैं अपन, वैसे लगता है वो टुकड़ों में। मान लो मेरे को 100 किलो न्यूटन लोड लगाना है, 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन लोड अप्लाई करना है मेरे को। तो अगर 100 किलो न्यूटन को मैं पहले 5 किलो न्यूटन करूंगा, फिर 10 किलो न्यूटन करूंगा, फिर 15 करूंगा, फिर 20 करूंगा, वो ग्रेजुअली है, धीरे धीरे बढ़ रहा है लोड का मैग्नीट्यूड। क्लियर? वो तो ग्रेजुअली लोड हो गया। लेकिन सडनली अप्लाइड लोड में क्या होगा, 100 किलो न्यूटन एक साथ लगा दूंगा मैं। आया समझ में? मतलब 100 किलो न्यूटन एक साथ लोड रख दिया अपन ने, तो वो है अपना सडनली अप्लाइड लोड। सडन लोड प्लेस कर दिया एकदम से, सडन। तो इस वर्ड से ध्यान रख सकते हो, सडनली मतलब सडन वर्ड से ध्यान रख सकते हो कि सडन लोड प्लेस कर दिया एकदम से। तो इंपैक्ट लोड और सडनली अप्लाइड लोड में डिफरेंस समझ में आया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के भी। तो मैंने तुम्हें ये हाथी का एग्जाम्पल दिया जिसको तुम कभी भूलोगे नहीं लाइफ में। ठीक है, और ये अगर तुम नहीं भूलोगे तो तुम कभी भी इन दोनों लोड के बीच में डिफरेंस नहीं भूलोगे। क्लियर? अभी आगे एनालिसिस करेंगे पूरा इसका, चिंता मत करो बिल्कुल भी। ये तो दोनों लोड अपन ने देख लिए, दोनों के बीच डिफरेंस देख लिया। क्लियर? अब अपन देखते हैं सडनली अप्लाइड लोड और इंपैक्ट लोड, और एक इंस्टेंटेनियस लोड भी होता है। इंस्टेंटेनियस लोड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और सडनली अप्लाइड लोड भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगता है। तो ये दोनों ही लोड कौन से होंगे, सेम होंगे, ये ध्यान रखना। सडनली अप्लाइड लोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस लोड ऑल्सो। क्लियर? सडनली अप्लाइड लोड को ही इंस्टेंटेनियस लोड भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम में कभी भी आ सकता है, एसएससी जेईई के ऑब्जेक्टिव में कभी भी आ सकता है ये। इंपैक्ट लोड और सडनली अप्लाइड लोड हो गया। ठीक है, अब हमें कोई कंपोनेंट डिजाइन करना है, हमें कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करना है मान लेते हैं। क्लियर? तो हम उस कंपोनेंट को कैसे डिजाइन करेंगे, मान लो मेरे को चेयर डिजाइन करनी है, तो चेयर को हम किस बेसिस पे करेंगे, स्टैटिक लोड पे करेंगे या इंपैक्ट लोड पे डिजाइन करेंगे। अब तुम चेयर पे कूदते रहते हो क्लास के अंदर चेयर बनाइए बैठने के लिए बनाइए, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, कूदते हैं चेयर पे इधर से उधर।
अब कूदते हैं तो कंपनी को तो किस पे डिजाइन करनी पड़ेगी? कंपनी को तो उस पे डिजाइन करनी पड़ेगी जिसमें कूद रहे हैं वो, वरना कूदेंगे तो टूट जाएगी, तो कंपनी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हमको डिजाइन किस पे करना पड़ेगा? हमेशा इंपैक्ट लोड पे। मान लो तुमको मैंने यहां से फेंक दिया उठा के चेयर पे, तो क्या होगा? कोई भी आदमी है उसको चेयर पे फेंक दिया उठा के, तो उस हाइट से चेयर पे फेंक दिया, उसमें टूटने के चांस ज़्यादा हैं चेयर के, या कोई आदमी उस पर बैठा जाके उसमें टूटने के चांस ज़्यादा हैं चेयर के? भाई आदमी को ऊपर से फेंक दिया चेयर पे, उसमें टूटने के चांस ज़्यादा हैं, तो उस चेयर को हम किस पे डिज़ाइन करेंगे? उस चेयर को हम इम्पैक्ट लोड पे डिज़ाइन करेंगे, जिसमें आदमी को ऊपर से फेंक दिया। जब उस पे डिज़ाइन करेंगे तो स्टैटिक पे तो वो ऑलरेडी सेफ रहेगा। आया समझ में? स्टैटिक पे तो ज़रूरत ही नहीं है फिर देखने की, क्योंकि इम्पैक्ट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना लोड का। तो इम्पैक्ट इज डेंजरस लोड, डेंजरस डायनामिक। ठीक है, तो हम डिजाइन किस पे करेंगे हमेशा? एक हमारे पास क्या है? स्टैटिक लोड है, एक तो स्टैटिक है, और एक हमारे पास क्या है? इम्पैक्ट है। तो किसी भी कंपोनेंट की डिजाइन किस पे करेंगे? इम्पैक्ट पे। तो लोड का मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है? इम्पैक्ट का ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं? P इम्पैक्ट इज ग्रेटर देन P स्टैटिक लिख सकते हैं, क्योंकि इंपैक्ट लोड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा स्टैटिक से, फेंक रहे हैं तो ज्यादा मैग्नीट्यूड है, तो P लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस भी किस में ज्यादा आएगा? फिर स्ट्रेस भी किस में ज्यादा आएगा? इंपैक्ट में ज्यादा आएगा स्ट्रेस। किससे? स्टैटिक से। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बराबर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो बीच में हम एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, सिग्मा इंपैक्ट इज इक्वल्स टू इंपैक्ट फैक्टर इंटू सिग्मा स्टैटिक। हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया? इक्वल किया तो एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है इंपैक्ट फैक्टर। ये IF क्या है यहां पर? दिस IF इज इंपैक्ट फैक्टर। क्लियर? और इंपैक्ट फैक्टर जनरली कितना होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है इंपैक्ट लोड के लिए। ये बताता है कितना इंपैक्ट है। इंपैक्ट फैक्टर जनरली 2 या उससे ज्यादा होगा इंपैक्ट लोड के लिए। 1 तो हो नहीं सकता, 1 होगा, 1 रख देंगे तो क्या होगा? ये इक्वेशन, ये वाली वैल्यू ज्यादा है ना इससे, तो 1 तो हो नहीं सकता, तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा हमने इसकी वैल्यू डिसाइड करी। तो इंपैक्ट फैक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किसके लिए होगा? इंपैक्ट लोड के लिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन कन्वर्ट किस में हो जाएगी? ये वाली। तो सिग्मा इंपैक्ट क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा स्टैटिक। लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिग्मा इंपैक्ट क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा स्टैटिक। क्लियर? तो ये तो हमारा था इंपैक्ट। अब हम देखेंगे इसके बाद सडनली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इंपैक्ट फैक्टर की इक्वेशन, जिसको हम आगे डिराइव करेंगे। इंपैक्ट फैक्टर होता है 1 + 2h बाय डेल स्टैटिक रूट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंपैक्ट फैक्टर। ये इक्वेशन किसकी? इंपैक्ट फैक्टर की। और चिंता मत करो, इस इक्वेशन को मैं आगे डिराइव करने वाला हूं, कहां से ये इक्वेशन आई। लेकिन अभी देखो, सीन देखो। अभी सडनली अप्लाइड लोड क्या होता है? सडनली अप्लाइड लोड अभी पढ़ाया हाथी मतलब हाइट टेंड्स टू 0। हाथी को रख दिया हाइट 0, काइनेटिक एनर्जी 0। अब हाइट इधर 0 रखेंगे हम, हाइट को यहां पे 0 रखा तो इंपैक्ट फैक्टर कितना आएगा? 1 प्लस हाइट 0, तो ये टर्म 0 हो गई पूरी, तो बचा क्या? 1। तो इंपैक्ट फैक्टर कितना आया? 2। ये इंपैक्ट फैक्टर किसके लिए है? दिस इज फॉर सडनली अप्लाइड लोड, नॉट फॉर इंपैक्ट लोड। दिस इज फॉर सडनली अप्लाइड लोड, नॉट फॉर इंपैक्ट लोड। इंपैक्ट लोड के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। 2 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए 2 ही होगा। क्लियर? तो ये इंपैक्ट फैक्टर आ गया 2 सडनली अप्लाइड लोड के लिए। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? सिग्मा सडनली अप्लाइड लोड इज इक्वल टू कितना आ गया? कितना लिख सकते हैं? 2 टाइम्स सिग्मा स्टैटिक। और ये आई कैसे? पीछे हमने एक इक्वेशन लिखी थी ना, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या लिखी थी? इंपैक्ट फैक्टर इंटू सिग्मा स्टैटिक लिखी थी। तो हम लिख किसके लिए रहे? सडनली अप्लाइड लोड के लिए।
तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे सडनली अप्लाइड लोड। अब सडनली अप्लाइड लोड लगा देंगे, उसके लिए इंपैक्ट फैक्टर कितना है 2, तो ये हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम ऑल द एग्जाम्स। हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सडनली अप्लाइड लोड का जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होता है वो स्टैटिक लोड के 2 टाइम्स होता है। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर? तो ये हो गया सडनली अप्लाइड लोड 2 टाइम्स सिग्मा स्टैटिक। क्लियर? तो यहां तक अपना ये था। अब इसके बाद अपन करेंगे डेरिवेशन कि ये इक्वेशन कैसे आई इंपैक्ट फैक्टर की। ठीक है, तो इसमें हम इक्वेशन को और आगे भी लिख सकते हैं, P सडनली अप्लाइड लोड भी लिख सकते हैं, कितना होगा 2 टाइम्स P स्टैटिक, ये सब हम लिख सकते हैं, डेल की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अभी तुम्हें स्ट्रेन एनर्जी के बेसिस पे भी आगे डिराइव करके बताऊंगा सडनली अप्लाइड लोड में स्ट्रेस कितना होगा, ग्रेजुअली में स्ट्रेस कितना होगा, अभी आगे सब निकाल के देखेंगे अपन। और फिर इस पे प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, और गेट में इसमें प्रॉब्लम भी पूछी हुई है। 2008 में 2 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा है इस पे, सिर्फ इस पे। तो जिसको ये अप्रोच पता होगी वही उसको कर सकता है अटेम्प्ट, और कोई नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं डेरिवेशन की इक्वेशन आई कैसे। डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा फिक्स्ड को शो करता है, और इधर हमने बना ली एक, ये रॉड है, और इसके नीचे हमने एक लगा दिया फ्लैंज। ये हो गया हमारा फ्लैंज। ठीक है, ये रॉड है जिसका डायमीटर मान लेते हैं d है, और ये फ्लैंज है। ये हो गया इसमें डिफॉर्मेशन, डेल का इसमें हो गया डिफॉर्मेशन। ठीक है, यहां हमने लगाई एक रॉड, यहां हमने एक फ्लैंज, ये तो हमारा हो गया फ्लैंज, इसको हम बोलेंगे फ्लैंज, और कॉलर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी लेंथ है रॉड की L, और H हाइट है इसका। अब इस डायग्राम को समझते हैं अपन, और ये अपनी जो बार है इसको मान लेते हैं बार, बार मानो या रॉड मानो, ये बार है, और ये कैसी बार है, प्रिज्मेटिक बार है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है डेरिवेशन करने के लिए। क्लियर? अब देखो, इसको समझाते हैं अपन, इसको समझते हैं अपन। ये अपनी क्या है, ये अपनी बार है दिस, जिसका डायामीटर d है। ये अपनी बार हो गई जिसका डायामीटर d। प्रिज्मेटिक मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। ये इसकी लेंथ है बार की, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो इसकी लेंथ के अलोंग कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, टेपर टाइप नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी इसको प्रिज्मेटिक बोलेंगे। तो ये प्रिज्मेटिक बार हो गई जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है लेंथ के अलोंग। ठीक है, अब नीचे इसमें हमने एक लगा दिया ऐसे राउंड, राउंड ऐसे, राउंड है गोल, ये बार भी गोल है और वो भी गोल है नीचे, वो है फ्लैंज या कॉलर, इसके नीचे लगा दिया ऐसे गोल। और यहां पे एक रिंग शेप में हमने वेट ले लिया, ये दिख रहा है, ये ऐसे वेट रिंग शेप में है। अब इसको क्या करेंगे हम, H हाइट से इस फ्लैंज के ऊपर गिराएंगे, H हाइट से इसके ऊपर गिराएंगे। जब इसके ऊपर गिराएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो हमने देखा ये जब इस पे गिरा तो इसमें माइन्यूट सा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया डेल का। ये इतना दिखाया मैंने, इतना नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, लेकिन अपन को देखना है, अपन को डेरिवेशन करना है, अपन को एनालिसिस करना है, इसलिए दिखाया है इतना। क्लियर? तो ये कंडीशन है, समझ में आई? तो ये हमारा फ्रंट व्यू है, दिस इज द फ्रंट व्यू। मशीन ड्राइंग आती होगी सबको, ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का, सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। क्लियर? तो ये इसका फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट में ऐसे ही दिखेंगे, ये भी ऐसे दिखेगा, ये भी ऐसे दिखेगा, ये भी ऐसे दिखेगा। क्लियर? तो कुल मिला के अरेंजमेंट समझ में आया। एक बार नीचे फ्लैंज और यहाँ रिंग शेप का वेट, उसको H हाइट से इस बार के ऊपर गिरा रहे हैं, तो अब देखेंगे क्या होगा। क्लियर? तो अब हम देखते हैं क्या होता है। अब देखो आगे,
ये वेट जब इस पे गिर रहा है, ये वेट इस पे गिर रहा है हाइट से, तो ये वेट इस पे क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। ये वेट क्या कर रहा है, वर्क डन। तो हम प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई करेंगे इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। मतलब एनर्जी कंजर्व है, सराउंडिंग में वेस्ट नहीं हो रही है एनर्जी, सारी की सारी इधर ही है एनर्जी अंदर। एनर्जी को बैलेंस करना है अब हमें, ठीक है। तो एनर्जी को बैलेंस करना है, तो ये क्या कर रहा है, इस पे वर्क डन कर रहा है। भाई ये इस पे गिरेगा तो ये इस पे क्या करेगा, वर्क डन करेगा, वर्क करेगा। जब ये इस पे वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, फ्लैंज। चलो वैसे बता देते हैं आपको। एक कास्ट आयरन का प्लेट लेते हैं, एक लेते हैं अपन माइल्ड स्टील की, दोनों की थिकनेस बराबर है। दो प्लेट ली अपन ने, एक ली माइल्ड स्टील, एक ली कास्ट आयरन। अब दोनों पे क्या कर रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं। तो अपने हाथ में झटका ज्यादा किस में आएगा, अपने हाथ में झटका ज्यादा किस में आएगा, कास्ट आयरन की प्लेट में। क्यों आएगा, क्योंकि कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है। माइल्ड स्टील जब मारेंगे तो वो एनर्जी को अपने अंदर ज्यादा स्टोर कर सकता है, वो उस मटेरियल की कैपेसिटी है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो अपने हाथ में झटका ज्यादा किस पे आएगा, जब कास्ट आयरन अपने में एनर्जी को ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा तो अपने हाथ पे झटका आएगा। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। दो प्लेट है, दोनों पे हथौड़ा मारा तो माइल्ड स्टील पे झटका कम आया हाथ में एज कंपेयर टू कास्ट आयरन, क्योंकि माइल्ड स्टील ने क्या किया, एनर्जी को ज्यादा स्टोर किया अपने में। वही कॉन्सेप्ट यहां देखो, यहां लगाते हैं। जब ये वेट इस पे गिराएंगे कॉलर पे तो क्या होगा, ये इस पे वर्क डन कर रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल एनर्जी, वर्क डन कर रहा है ये इस पे। और ये कॉलर और फ्लैंज क्या करेगा, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने क्या किया, खींचा। स्प्रिंग को खींचा तो मैंने वर्क डन किया ना, वर्क किया। अब वर्क किया तो स्प्रिंग ने अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर ली। उस एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी जो यहां से निकल के आया है। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी होता है कितना वर्क डन किया हमने उसको खींचने में, वो स्ट्रेन एनर्जी है। आया समझ में। तो स्प्रिंग को खींचने में कुछ वर्क डन किया, वो किसके बराबर है, जितना स्प्रिंग ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर करी, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। और जिसको यू से डिनोट करते हैं स्ट्रेन एनर्जी को। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये वाला इस पे गिराया तो ये इस पे क्या करेगा, वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर होगा, जितना ये फ्लैंज और कॉलर अपने अंदर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। और उस एनर्जी को हमने नाम दिया स्ट्रेन एनर्जी का। आया समझ में। अब देखो इधर, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी। और वर्क डन कौन सी एनर्जी है, वर्क डन एक तरह की कौन सी एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी है, बाहर से आ रही है। और ये मटेरियल के अंदर स्टोर हो रही है, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई इंटरनल एनर्जी। क्लियर। अब वर्क डन कितना होता है, वर्क डन सबको पता है, बचपन में पढ़ा है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो जाएगा, इसका वेट मान लेते हैं अपन, W वेट है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो W टाइम्स कितना हो जाएगा, W टाइम्स H प्लस डेल। भाई ये अपना वेट हो गया इंटू H प्लस डेल, टोटल ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क डन। अब इंटरनल एनर्जी कितना होगा, स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी का, यहां बताते हैं आपको। देखो अब हम मान के चलते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट हमारा कर्व क्या होगा, ये हमारा कर्व है किसका, लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का। भाई हम किसी मटेरियल पे लोड लगा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, माइल्ड स्टील मान लेते हैं अपन, तो उसका कर्व कैसा होता है विद इन इलास्टिक लिमिट माइल्ड स्टील का, ये। ठीक है। मतलब हम कहां तक मानेंगे, हुक्स लॉ तक। और हुक्स लॉ क्या होता है,
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां तक हम मानेंगे तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा डेल डिफॉर्मेशन, और इसका एरिया हमें क्या देगा, स्ट्रेन एनर्जी को इलास्टिक लिमिट तक मानते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हुक्स लॉ क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट कर देते हैं। काफी बुक्स में भी ये दे रखा है, एग्जाम में बहुत पूछता है, जबकि इसका मेन आंसर क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, और प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट बहुत ही पास पास होती हैं, तो हम अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं यहाँ पे, तो हम अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं। तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक हम हमारी, इलास्टिक लिमिट तक हम हमारी लाइन को क्या मान लेते हैं, स्ट्रेट मान लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। अब ये लोड डिफॉर्मेशन का कर्व है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एरिया हमें क्या देगा, वर्क डन देगा, जो बचपन में तुमने पढ़ा है। तो इसका जो एरिया है वो हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। ठीक है, और वर्क डन किसके बराबर है, वो कॉन्सेप्ट अभी अपन ने वहां से देखा। वर्क डन इज इक्वल टू कितना है, वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। अब वर्क डन कितना होगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, ये वर्क डन हो गया इस ट्राइंगल का एरिया, और वो किसके बराबर होगा, स्ट्रेन एनर्जी, जिसको यू से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, यू इज इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू डेल। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का। ठीक है, हाफ इंटू पी इंटू डेल। अब स्ट्रेस क्या होता है, लोड बाय एरिया, तो हम यहां से P की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, और डेल क्या होता है, PL बाय ए, और डेल को और क्या लिख सकते हैं, P बाई ए को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा L बाय ई। तो P की वैल्यू सिग्मा है, डेल की वैल्यू सिग्मा L बाई ई, इन दोनों वैल्यू को क्या किया हमने, इधर पुट करी, तो U कितना आया, हाफ, P की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ए, और डेल की वैल्यू कितनी है, सिग्मा L बाई ई, तो ये कितना हो गया स्ट्रेन एनर्जी, सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू एरिया इंटू लेंथ। दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी बेसिक फॉर्मूला। क्लियर, ये हमेशा याद रखना है तुम्हें। अजम्पशन पे चलती है चीजें, तो अजम्पशन पे ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, रॉड का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेन एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा ये इक्वेशन कहां से आई, PL बाई ए, ये इक्वेशन पता होनी चाहिए तुम्हें कहां से आई। ठीक है, और हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं यहां पे पहले, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए इलास्टिक लिमिट तक हम लेके चले हैं इसको। ठीक है, तो हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। तो वहां पे हम फॉर्मूला कितना रख दें इसका, हमारी इक्वेशन में कितना रख दें फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू एरिया इंटू लेंथ। ये हो गई एनर्जी बैलेंस, समझ में आया, एनर्जी बैलेंस हो गई। अब PL बाई ए फॉर्मूला कहां से आया वो देखते हैं। PL बाई ए देखो, हुक्स लॉ बताता हूं पहले। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ये ध्यान रखना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, E एप्सिलॉन आ जाएगा। और E क्या है यहां पर, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ये जो लिमिट है हमारी, ये लिमिट कौन सी है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। और जब इसके आगे चलेंगे थोड़ा सा, ये हमारी लिमिट कौन सी है, ये इलास्टिक लिमिट है। अब देखो तुम, प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमारी लाइन स्ट्रेट रहती है, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होता है, थोड़ा सा कर्वी नेचर आ जाता है लाइन का, कर्व बन जाता है। और दिस इज द लीनियर रिलेशन, दिस इज द लीनियर रिलेशन। ये देखो स्ट्रेट लाइन से बता देते हैं तुम्हें, स्ट्रेट लाइन होता है y और ये x। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज प्रोपोर्शनल टू x और y इज इक्वल टू mx। ये सबको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो y इक्वल टू mx क्या होगी, ओरिजिन से पास होगी, ये ओरिजिन है, ये y इक्वल टू mx की इक्वेशन हो गई हमारी।
ठीक है, mx प्लस सी आता है माइनस सी आता है, वो अलग है, वो इंटरसेप्ट है। वो प्लस सी वाली लाइन यहाँ से आ जाएगी, माइनस सी वाली लाइन यहाँ से आ जाएगी। यहाँ प्लस सी का इंटरसेप्ट आ जाएगा, माइनस सी का इंटरसेप्ट आ जाएगा, बट यहाँ इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है। तो ये y इक्वल टू एम एक्स की लाइन है, सिंपल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये हो गया सिग्मा और ये हो गया हमारा E और ये हो गया एप्सिलॉन। कंपेयर कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। देखो तो यहाँ भी कंडीशन यही है, तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दिस वन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए ही वैलिड है, तो ये इसी के लिए वैलिड है। ये रिलेशन स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है, कर्व के लिए वैलिड नहीं है कभी भी। लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये दोनों लिमिट क्या है, बहुत पास पास है। अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, तो ये दोनों लिमिट बहुत पास पास है, तो हम मान लेते हैं कि सीधी लाइन है, तो हम इस इलास्टिक लिमिट तक का एरिया ले लेते हैं, तो उससे हम स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेते हैं। तो उसका एरिया देगा वर्क डन, और वर्क डन किसके बराबर होगा, स्ट्रेन एनर्जी के। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो यहां से लेके आया हम। आया समझ में, ये क्लियर है। तो ये जो रिलेशन आया अपने पास, इसी रिलेशन की बात कर रहा हूं, PL बाई AE की। ये कहां से आया, ये हुक्स लॉ से आया, और दिस वन इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, साइंटिस्ट है हुक्स, साइंटिस्ट की रेस्पेक्ट करनी है सब्जेक्ट में अपन को, ठीक है, ध्यान रखना है। ये हुक्स ने दिया है और कभी गलत नहीं पढ़ना है इसको। प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है, किसी भी एग्जाम में पूछता है तो प्रोपोर्शनल लिमिट टिक करना है, इलास्टिक लिमिट नहीं। बट हम अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, इलास्टिक लिमिट तक तो हम पूरा एरिया ले लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन आ गया। अब सिग्मा इज इक्वल टू E एप्सिलॉन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डेल बाई एल लिख दे। ये चेंज इन लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ रॉड की, तो अब क्या हो जाएगा, डेल यहां से कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल बाई ई, और सिग्मा को कितना लिख सकते हैं, P बाई ए, और L बाई ई आ ही जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, डेल इज इक्वल टू PL बाई ए निकल के आ गया फॉर्मूला। आया समझ में। तो ये सारी चीज मैंने बता दी इस इक्वेशन में जो यूज हो रही थी, बेसिक कॉन्सेप्ट। चिंता नहीं करनी है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे आगे अच्छे से। लेकिन एक स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए स्ट्रेन एनर्जी का। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुमको। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे। आगे अपन देखते हैं इक्वेशन। अभी इक्वेशन क्या है, इसको सॉल्व करना है अपन को। ठीक है, तो W H प्लस डेल को क्या लिख सकते हैं, डेल अभी बताया था PL बाई AE, और P बाई ए को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, सिग्मा L बाय E। तो यहां पे पुट करते हैं सिग्मा L बाय E इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू एरिया इंटू लेंथ। क्लियर। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, WH प्लस WH ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, WH प्लस, अब इस W को इसके पास भी ले जाएंगे तो कितना लिखें, बोलो। सिग्मा को बाहर कर देता हूं इधर से और W को अंदर डाल देता हूं, WL बाई E लिख सकते हैं। और इधर क्या करते हैं अपन, सिग्मा को बाहर कर देते हैं, क्योंकि सिग्मा की टर्म्स में इक्वेशन बन रही है पूरी, तो AL बाई 2E को अलग कर देते हैं और बाहर क्या कर देते हैं, सिग्मा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को पूरी अलग से लिख लेते हैं वापस, सिग्मा स्क्वायर AL बाय 2E। अब इसको उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर ले जाते हैं, तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस सिग्मा WL बाई E और माइनस WH इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। और ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तुम्हें बहुत अच्छे से सॉल्व करने आते हैं, ये तुम्हें आने चाहिए, और ये तुम्हारा होमवर्क भी रहेगा। कुछ तुम्हें एंगेज होना भी जरूरी है, हर चीज हम नहीं कराएंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स बोलो, श्रीधराचार्य मेथड से, साइंटिस्ट थे श्रीधराचार्य, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC रूट डिवाइड बाय 2A। इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, जिसको तुम घर पे करोगे और वो इक्वेशन निकल के आएगी 1 प्लस
1 प्लस 2h बाय WL/AE, प्लस साइन यूज कर लेना, इम्पैक्ट में बढ़ेगा हमेशा टेंशन, और ये रूट में आएगा। ठीक है, दो साइन आएंगे प्लस माइनस, प्लस साइन यूज करके इसके रूट्स निकाल के, और मेरे को बताना कमेंट्स में कि ये इक्वेशन आई कि नहीं आई। ठीक है, पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाओ और सीरीज वाइज देखते जाओ, एकदम कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स बनाने हमें, कॉन्सेप्ट्स, जिस दिन कॉन्सेप्ट बन गए बेसिक, उस दिन नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आई, ये फाइनल इक्वेशन आएगी, इससे रूट्स निकालने उसके क्वाड्रेटिक के। क्लियर? अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं हमारी इक्वेशन से। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? बेसिक इक्वेशन। ये हमें पता है कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, ये हमें पता है कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, इंपैक्ट स्ट्रेस की इक्वेशन आई है ये, क्योंकि लोड कौन सा था, उस वेट को हमने गिराया तो इंपैक्ट लोड था, h हाइट से गिराया तो वहां काइनेटिक एनर्जी थी, तो वो लोड कौन सा था? इंपैक्ट लोड था वो। ठीक है, तो ये इक्वेशन कौन सी आएगी? इंपैक्ट स्ट्रेस की आएगी। क्लियर? अब इसको कंपेयर करते हैं। तो मैंने एक इक्वेशन लिखाई थी तुम्हें, सिग्मा इंपैक्ट इज इक्वल टू इंपैक्ट फैक्टर इनटू सिग्मा स्टैटिक। ये इक्वेशन लिखाई थी या नहीं? शुरू में ये लिखाई थी। अब इससे कंपेयर कर लेते हैं इसको। तो ये सिग्मा इंपैक्ट, ये सिग्मा इंपैक्ट, सिग्मा स्टैटिक क्या होगा? लोड बाई एरिया, ये रहा लोड बाई एरिया, तो ये हो गया सिग्मा स्टैटिक। अब ये बचा क्या? बचा क्या? इंपैक्ट फैक्टर। तो ये जो क्वांटिटी हुई पूरी, ये हो गई हमारी इंपैक्ट फैक्टर। आया समझ में? तो इंपैक्ट फैक्टर की इक्वेशन क्या आ गई यहां से? 1 प्लस 2h बाय, और ये क्या है? डेल स्टैटिक बोलते हैं इसको, PL/AE, WL/AE, WL/AE। इसको मैं डेल स्टैटिक लिख देता हूं जिससे तुम पीछे कंपेयर कर सको। तो मैंने तुम्हें ये इक्वेशन बताई थी शुरू में, 1 प्लस 2h बाय डेल स्टैटिक, और ये इक्वेशन देखो हमने प्रूव कर दी यहां पे। तो ये डेरिवेशन समझ में आया, और ये इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यहां से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं डायरेक्ट। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो यहां से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है 20 नंबर का डायरेक्ट। अब लेकिन ये अप्रोच ही पता नहीं है तो कैसे करेंगे? तो अब आगे की क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे फटीग लोडिंग, और फटीग के बाद आएंगे हम हार्डकोर बेसिक्स, जो सोम की जान है, दैट इज नॉर्मल लोड, शियर लोड, वो जान है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। क्लियर? तो ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं? कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाओ, शेयर करते जाओ, और मस्ती से पढ़ते जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।